मध्य प्रदेश में मनोज यादव को सीएम बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन क्या राजस्थान में आज विधायक दल की बैठक के बाद कोई सरप्राइज पैकेट मिलने वाला है? नए नाम के पीछे का मकसद क्या है? आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में, ओबीसी चेहरा एमपी में, यादव चेहरे के नाम पर क्या यूपी और बिहार में यादव वोट बैंक को भी साधने की कोशिश होगी? एक एक एंगल पर मेरे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे बात होगी। संतोष के साथ में शुरू कर लेते हैं। संतोष, मेरा पहला सवाल तो यह है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में सरप्राइज पैकेट, क्या राजस्थान में भी सरप्राइज कोई पैकेज मिलने वाला है? अगर है तो उसका इशारा क्या है? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहले बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई का नाम आया, लोग कयास लगा रहे थे कई नेताओं के, लेकिन अचानक विष्णुदेव साई का जिस तरह से नाम आया सबको चौंका दिया। और देखिए, उनका प्रोफाइल कोई कमज़ोर नहीं है। वो कैबिनेट सेंटर में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रदेश का अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका प्रोफाइल बहुत शानदार रहा है और आदिवासी चेहरे के रूप में एक मृदुभाषी और सर्वमान्य भी है। ये एक अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ को आप देखिए कि वहाँ पर ये कांग्रेस इसी बात को लेकर आगे कहती थी ना कि आदिवासियों का साथ उनके साथ है। बीजेपी ने इस तीर से छत्तीसगढ़ तो साधा ही साधा, साथ में बगल में झारखंड में भी एक मैसेज देने का काम किया। और वहीं मध्य प्रदेश में जो इलाके छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं वहाँ आदिवासियों को भी एक मैसेज देने का काम किया कि बीजेपी आदिवासियों को कितना अधिक उनके लिए करीब है, और वो जो योजनाएं सरकार की हैं उन योजनाओं को आदिवासियों तक, क्योंकि वो सबसे मेन स्ट्रीम में उनको लाना चाहते हैं। तो ये एक मैसेज एक बात ये बताएं, चूंकि हाँ, आपकी बात ठीक है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी एक बिल्कुल सीधी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और पीएम मोदी ने अपने पिछले 2 संबोधन में ये भी बताया कि भाई उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में जातियां 4 ही हैं, महिलाओं की जाति है और इसके अलावा वो जो गरीब हैं और वंचित हैं, इस तबके को लेकर के पीएम ने ये बातें बोली हैं। यानी मोदी की गारंटी का जो मैसेंजर होगा वही प्रदेश में सत्ता के शीर्ष पर होगा, ये इंडिकेशन मिल गया। चूँकि आदिवासी वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, देश के लगभग 17-18 राज्य ऐसे हैं जहां पर आदिवासी वोट बैंक है। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी, उस बेल्ट में भी आप चले जाएं अगर, तो वहाँ पर भी आदिवासी वोट बैंक है। क्या 2024 में आदिवासी वोट बैंक गेम चेंजर साबित होगा और उनके लिए ये संदेश है छत्तीसगढ़ से? देखिए, छत्तीसगढ़ से जो संदेश है वो साथ में झारखंड भी जाता है, और 12 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी है इस देश में। और 12 करोड़ आदिवासियों को एक साथ अगर आप उसको मैसेज देने में कामयाब हो गए, तो इस 12 करोड़ एक साथ बीजेपी के साथ अगर स्विच होता है तो ये बहुत बड़ा एक सेंधमारी। मैं आपके पास फिर से लौट करके आता हूँ, एक बार रविंद्र के पास में भी चलते हैं, क्योंकि रविंद्र मेरे एक ऐसे कोलीग हैं जो कास्ट इक्वेशन को लेकर के बहुत स्टडी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का, पीएम मोदी का जो विजन है और ये कास्ट इक्वेशन के लिहाज से किन मायनों में खास है? क्योंकि अभी संतोष आदिवासी वोट बैंक की बात कर रहे थे, विष्णुदेव साय की जब बात आती है, मैं मोहन यादव को लेकर के आपसे बात करना चाह रहा था। मोहन यादव हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी जड़ में है, उनकी राजनीति की में है। मोहन यादव एक ऐसे नेता जो आते एमपी से हैं, लेकिन जिनकी ससुराल उत्तर प्रदेश में अवध और पूर्वांचल बेल्ट के बीच में सुल्तानपुर, जहां पर उनकी ससुराल है। क्या मोहन यादव के नाम पर पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है कि ओबीसी वोट को भी साधा जाएगा? यादव वोट बैंक में भी यूपी और बिहार में यह संदेश दिया जाएगा कि अब आप ये ना समझें कि यादवों के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी है या यादवों के लिए सिर्फ और सिर्फ आरजेडी जैसे दल हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर जब से बिहार में जाति जनगणना हुई थी उसके बाद से ही ये लगातार विपक्ष ये अटैक कर रहा था कि वो क्यों जाति जनगणना पूरे देश में क्यों नहीं करवाना चाहते हैं या क्यों नहीं करवा रहे हैं। यूपी में भी अखिलेश ने लगातार हमले किए पीएम मोदी पर। और जाति आधारित जनगणना की बात कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, इन सभी ने की। इसके अलावा राहुल गांधी भी ओबीसी को लेकर के लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे। एक मिनट रुकिएगा दानिश, एक मिनट बस रुक जाएगा। क्या जाति आधारित जनगणना के दावों को काउंटर मोहन यादव के जरिए किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा नहीं, बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों का नाम गिनाया था, गरीब, महिला, किसान और युवा, उसमें अब ये सब मिक्स हो रहे हैं। युवा नया मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जातियों पर हमला कर रहे हैं जातियों के ज़रिए। आप देखिए कि यादव वोट बैंक आपके ये 9 राज्यों में काफ़ी ठीक ठाक हैं। आपके यूपी में अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10। बिहार में तेजस्वी के लिए है, बिहार में तेजस्वी के लिए 14% वोट है। तो अब ये धीरे, और हरियाणा में, राजस्थान में, एमपी में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, इन सारी जगहों पर यादव वोट बैंक काफ़ी लेकिन यादव वोट बैंक के लिए एक बात और कही जाती है रविंद्र की, यादव पोस्टर बॉय जब तक ना हो,
लालू जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे, तब तक आप यादव वोट बैंक को अपने करीब नहीं कर सकते। और अब समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल या जेडीयू जैसे क्षेत्रीय जो दल हैं, वो ये भी तो कह सकते हैं कि इनका टाइटल यादव है लेकिन इनकी जड़ में जाइए आरएसएस है। आरएसएस है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक पहले हमें ये पूरे अगर वोट बैंक के अगर समीकरण को समझना है तो बीजेपी के पास 43% अपना फिक्स वोट बैंक माना जाता है, स्वर्ण वोट बैंक वो माना जाता है। और तो कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी के पास जो रिजर्व कैटेगरी के जो वोट हैं, जिसमें दलित भी है, आदिवासी भी है, उसमें एससी एसटी भी है, तो ये जो वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं मिसिंग है बीजेपी के पूरे फैक्टर में। एक मिनट रुक जाइएगा आप। एक और बात है, मुझे ऐसा लगता है फिर से मुझे संतोष के पास में चलना चाहिए। इधर आ जाइए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब एक क्लियर इशारा मिलने लगा है कि भविष्य की भारतीय जनता पार्टी तैयार हो रही है। उत्तराखंड में आप देखें पुष्कर सिंह धामी, यूपी में आप देखें सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार में आप देखें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी युवा हैं, फिर एमपी में आप देखें मोहन यादव 59 साल की उनकी उम्र, फिर आप विष्णुदेव साय को भी देखें, कंपैरेटिव डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबले उनकी उम्र कम है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अगले 20 साल की बीजेपी है इन सब फैसलों के जरिए यानी भविष्य की लीडरशिप? जी हाँ, देखिए अभी जो कयास लगाए जा रहे थे पहले, उनके किसी के नाम नहीं आए। मतलब क्योंकि उन्होंने, किसी ने 20 साल शासन कर लिया, किसी ने 10 साल शासन किया, 10 साल ऑपोजिशन में रहे, तो लगभग उनका पॉलिटिकल करियर इसके बाद समाप्त हो रहा था या फिर समाप्ति माना जाना चाहिए उस तरीके से उनकी भूमिका। और इसीलिए सेकेंड लाइन की लीडरशिप अब आगे को लाया जा रहा है। ये एक भविष्य की रणनीति है। यही चीज़ कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत थी, जो कि राजस्थान उसने गंवाया। सिर्फ अपने उस लीडरशिप को अगर वो आगे बढ़ा दिया होता तो शायद आज राजस्थान उनके पास होता। जी, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के हर एक फैसले में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना कि जब एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के एकदम क्लियर ये बताता है, जो ज़मीन पर काम करेगा उसे मौका दिया जाएगा, जो अपने आप को दशकों का क्षत्रप समझेगा उसे मौका नहीं मिलेगा, जो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा या जिसे ये लगेगा कि कुर्सी कई दशक तक साथ में रही और आगे भी कुर्सी रहने की गारंटी है, ऐसा नहीं होगा। भविष्य की लीडरशिप तैयार की जा रही है, इसे आप लिख करके रख लें। जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समझ में आ रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है, स्टेट लेवल पर मोदी की गारंटी के मैसेंजर कौन बेहतर हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, इस पर भी नज़र रखी जा रही है। नमस्ते।